हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। आज जो चीज हम डील करेंगे वो है आपका चैप्टर 1, जो कि है आपका सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक। चलिए बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 आपको टाइटल और एक्सटेंट के लिए बोलता है। सेक्शन 1 आपको बताता है कि इस कोड को इंडियन पीनल कोड कहा जाएगा, यानी भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा। और ये भी बोलता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी भी बताता है। अब एप्लीकेबिलिटी क्या बताता है? ये कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, जो कश्मीर है वहां पे रणबीर पीनल कोड अप्लाई किया जाता था। अब मैं किया जाता था, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 5 अगस्त 2019 में रामनाथ कोविंद जी ने अपने पावर्स को यूज किया और आर्टिकल 370 के लिए अपने पावर्स को यूज किया और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। और इस ऑर्डर ने 1954 के ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। अगर मैं बात करती हूँ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के रिलीज के लिए, तो उस टाइम पे होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी, उन्होंने क्या किया, एक प्रपोज्ड किया था एक रिजोल्यूशन। इस रिजोल्यूशन के तहत कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया ऑर्डर को फॉर एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल एक्ट इन यूनियन टेरिटरी। ये आपका हुआ था अंडर सेक्शन 96 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जिसमें बताया गया आपका 37 सेंट्रल लॉज बताए गए, जिसमें ये बोला गया ये सारी चीजें अब जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई किया जाएगा। ये इन्फोर्स हुआ, ये एक्ट जो था आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये इन्फोर्स हुआ, आपका फोर्स में आया 31 अक्टूबर 2019। और इसीलिए की वजह से जो है अब जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडियन पीनल कोड अप्लाई किया जा रहा है। मतलब अब इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो हो गई आपका होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 1 आपको एक और चीज बताता है कि आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका ट्रायल जो है वो सीआरपीसी के थ्रू किया जाएगा। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ज्यूरिडिक्शन होती है वो 2 तरह के होते हैं, यानी 2 टाइप्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन। पहला होता है आपका इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन यानी जो इंडिया के अंदर में क्राइम्स हो रहे हैं उनकी बात करता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन यानी कि जो इंडिया के बाहर में जो क्राइम्स हो रहे हैं उनकी बात करता है। इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में आपका सेक्शन 2 बताता है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बताता है। इन दोनों ही उसमें ये बताया गया है कि अगर क्राइम्स या ऑफेंसेस होते हैं तो उनका पनिशमेंट कैसे और कहां पे दिया जाएगा। चलिए सेक्शन 2 की बात करते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। सेक्शन 2 आपको बोलता है कि जो कोई भी क्राइम या ऑफेंस विद इन इंडिया किया, यानी कि इंडिया के अंदर किया गया, ठीक है, कोई भी ऑफेंस यानी कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा ओमिशन जो कि आईपीसी में उसको किया गया या नहीं किया गया, 2 चीज बोलता है। ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन यानी कि ऐसा कोई कार्य जो हमें आईपीसी बोलता है कि उस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हमने उसके ऑपोजिट कोई कार्य को किया है, किसी वर्क को हमने उस एक्ट को उस आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं किया है, ठीक है, तो वो हमारा ऑफेंस होगा। तो अब इस ऑफेंस को जो कोई भी पर्सन
यानी एवरी पर्सन की बात करता है ये सेक्शन। और एवरी पर्सन का मतलब ये है कि जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है या फिर फॉरेनर्स, क्योंकि यहाँ पे सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे एवरीवन बोला गया है। दैट मीन्स कि सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडियन हो यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर वो फॉरेनर हो, जो कोई भी पर्सन जो है वो आईपीसी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, एक्ट नहीं किया है, तो वो गिल्टी होगा ऑफेंस के लिए। अब उसका जो ट्राइड होगा, इट कैन बी कंडक्ट विद इन इंडिया। कैन बी का मतलब ये है कि वो ट्राइड होगा इंडिया में, लेकिन ये डिपेंड करेगा हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो उसका ट्राइड किया जाएगा, यानी कि कहाँ पे किया जाएगा, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बोलता है आपका सेक्शन 2। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की और सेक्शन 4 की। सेक्शन 3 जो है वो आपको बोलता है कि कोई भी ऑफेंस है, यानी कि कोई भी एक्ट जो आईपीसी के कॉन्ट्ररी है, यानी कि जो आईपीसी ने बोला है कि ये सारी चीजें करना या नहीं करना प्रोहिबिटेड है, मना है। कुछ चीजें करना आपको मना है और कुछ चीजें आपको करनी ही है। तो अगर आपने आईपीसी के अकॉर्डिंग चीजें नहीं की, प्रोहिबिटेड है जो आईपीसी में, आपने उन चीजों को किया, तो वो आपका हो गया ऑफेंस। जैसे कि मर्डर करना प्रोहिबिटेड है, कहीं चोरी करना प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो इस तरह के चीजों को करना प्रोहिबिटेड है। अब ऐसी चीजें अगर किसी ने की है तो वो हो गया ऑफेंस। और जो पर्सन है वो इंडियन कोड को बिलोंग करता है, यानी वो इंडियन है, तो फिर जो ट्राइड होगा वो इंडिया में होगा। और उस एक्ट को भले ही आउटसाइड ऑफ इंडिया किया गया, लेकिन उसको इस तरीके से डील किया जाएगा जैसे कि वो इंडिया में ही किया गया है। ये बोलता है आपका सेक्शन 3। और सेक्शन 4 जो है वो सेक्शन 3 का एक्सटेंशन है। चलिए देखते हैं सेक्शन 4 क्या बोल रहा है। सेक्शन 4 जो है वो सेक्शन 3 का एक्सटेंशन है। ये बताता है कि अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है आईपीसी के अकॉर्डिंग, तो किन किन लोगों के ऊपर आईपीसी जो है वो अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले बोलता है कोई भी पर्सन, यानी चाहे वो फॉरेनर हो या फिर वो या इंडियन हो, यानी कि वो विद इन इंडिया का पर्सन हो, अगर वो इंडिया में रह रहा है, फॉरेनर भी अगर वो इंडिया में रह रहा है और उसने क्राइम कहाँ किया है, आउटसाइड इंडिया, यानी ऐसा पर्सन जो रहता इंडिया में है लेकिन क्राइम उसने आउटसाइड इंडिया किया है, उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई किया जाएगा। दूसरी चीज बोलता है कोई भी पर्सन, शिप, एयरक्राफ्ट, इन तीनों चीज अगर रजिस्टर्ड है इंडिया में, यानी मर्चेंट शिप एक्ट के थ्रू अगर उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, तो ऐसे चीजों पे भी आईपीसी जो है अप्लाई किया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। सब सेक्शन 3 जो है आपका थर्ड पॉइंट जो है वो आईटी एक्ट 2000 के मैटर को लेके बोलता है। और ये चीज, ये इंसर्ट जो किया गया था वो 2008 में किया गया था, लेकिन ये इन्फोर्स में आया था अक्टूबर 2009 में। अब बात करूं मैं थर्ड पॉइंट की, तो ये जो है बोलता है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया के रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्स को हार्म करने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो हैकिंग हो या किसी और तरीके से, कैसे भी, जिसको कंप्यूटर रिसोर्स के हार्म को लेके जो कि बोला गया है आपका सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ आईटी एक्ट 2000 में। अब अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो है वो ट्राइड किया जाएगा इंडिया में और उसको माना जाएगा आपका आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के कॉन्ट्ररी उसने किया है, ये माना जाएगा और उसका ट्राइड जो होगा वो इंडिया में होगा। चाहे पर्सन जो है वो इंडिया के बाहर ही बैठ के किया हो, लेकिन क्योंकि उसने कंप्यूटर रिसोर्स जो है वो इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को हार्म करने की कोशिश किया है,
तो फिर उसका ट्रायल जो है वो इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। ये बोलता है आपका सेक्शन 4। आई होप कि सेक्शन 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 आपको बताता है कि किन किन लोगों के ऊपर आईपीसी जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता। तो आईपीसी जो है वो एयरमैन, सोल्जर्स, सेलर्स या फिर आपके म्यूटिनिटी वाले हो गए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में है, उन लोगों के ऊपर जो है वो आईपीसी जो है अप्लाई नहीं किया जाता है। उनके लिए एक अलग से लोकल लॉ या फिर स्पेशल लॉ बनाया गया है, उनके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन उनके ऊपर जो है, इन लोगों के ऊपर आईपीसी जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता। दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। आपका जो चैप्टर 1 है वो आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। If you like my video, please like and subscribe my channel. And if you have any queries regarding this, so please let me know in the comment section below. Thank you.